यस, हे एवरीवन, दिस इज सीए देसिल कटारिया और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का रिवीजन, जिसका हमारा पहला यूनिट आज हम लोग खत्म करेंगे। दूसरा ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे देख लेना। अब जो है हम लोग पहला वाला यूनिट जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने एक बार अच्छे से कर लिया होगा तो ये रिवीजन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में या 1-1.25 घंटे में हम लोग इसको कवर कर सके। काफी बड़ा यूनिट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा, आप मान लो सीए फाउंडेशन के लिए एक ऐसा एक्ट है कि जिसपे आप मोर देन हाफ ऑफ द पेपर इज ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये तो एक्ट आपको छोड़ना अलाउड है ही नहीं एंड बहुत अच्छे से करके जाना है। तो सबसे पहले आप लोग जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो उस टाइम पे आपको कितने सेक्शंस है, 1 to 75 सेक्शंस है जो आपको सीए फाउंडेशन में है। 124 से लेके 138 तक के जो सेक्शंस है, जिसके बारे में मैंने, भले ही हमारा सीए फाउंडेशन की क्लास था बट फिर भी मैंने सीए इंटर के ये जो भी 5 कॉन्ट्रैक्ट है इसके बारे में काफी कुछ डिस्कशन किया हुआ था, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे जब भी आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो। उस टाइम पे बहुत सारी जगह पे ये रेफरेंसेस भी आए थे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के, और मैंने आपको जब आया था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से काफी एक्सप्लेनेशन दिया था। तो आई होप आप लोग को वो चीजें याद है। अब आगे चलेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट में सीधी सी बात है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट योर एग्रीमेंट। ये बहुत यहाँ पर सीधे से लिखा हुआ है, क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। बट मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या समझाया था, देखो बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहले तो आप लोग के पास एक ऑफर आना चाहिए। ऑफर मतलब क्या होता है कि सामने वाले ने सिर्फ ये नहीं कि यार मुझे ना ये कार बेचनी है, दिस इज नॉट एन ऑफर। क्या ये तू कार बाय करेगा, दिस इज एन ऑफर। तो ध्यान से समझो कि आप लोग के लिए ऑफर बोलने के लिए आप लोग को ये समझना है कि 2 चीजें होनी जरूरी है। एक तो विलिंगनेस, सामने वाले की विलिंगनेस कि यार मुझे ये कार बेचनी है, एंड इसके साथ साथ जो जिससे भी आप वो बात कर रहे हैं या जिसको आप ऑफर दे रहे हो उसके एसेंट के लिए, आप उस पर्पज से आप उसे वो ऑफर दे रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपने बोला है, आपका स्टेटमेंट नहीं है, आपने कोई एक ऐसा ऑफर दिया है सामने वाले के एसेंट को, यानी कि सामने वाला हाँ बोले, इस पर्पज से आप लोगों ने इसको कोई विलिंगनेस दिखाई हो सामने वाले को, उसे बोला जाता है ऑफर। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट योर अग्रीमेंट। आई ऑलवेज से ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो होता है वो एक्चुअल में एग्रीमेंट नहीं होता, इट्स अ प्रॉमिस पहले। सो आई ऑलवेज से दिस दैट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज अ पहले प्रॉमिस, एंड उसके बाद जब आप प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन को ऐड करते हो उसके बाद आपका बनता है एग्रीमेंट। एंड एग्रीमेंट में जब आप लोग एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जब ऐड करते हो उस टाइम पे आपका क्या बनेगा, उस टाइम पे आपका बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, दिस इज व्हाट आई कॉल एज अ एग्रीमेंट। ये आपको मैंने जब समझाया था तब उसके लिए है। एग्जाम में यू शुड राइट ऑफर प्लस प्रपोजल और द ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज नथिंग बट योर एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को आप एनफोर्सिबल कर सकते हो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में, तो फिर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। देखो बहुत सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस एग्रीमेंट्स भी होते हैं, आई एम सेइंग बिजनेस एग्रीमेंट्स, जहां पर आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते सामने वाले को। जैसे फॉर एग्जांपल हर कोई बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं या डील होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कि आप हर चीज के अगेंस्ट केस में, कोर्ट में जाके केस लड़े या कोर्ट में जाके केस कर पाओ। कभी कभी बिजनेस एग्रीमेंट में ये लिखा जाता है कि अगर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकता। अगर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है देन इट्स जस्ट अ बिजनेस एग्रीमेंट, ना कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। सो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए देयर हैज टू बी द इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, एक तो, एंड वो भी ऐसा जहां पर आप एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होगा, यानी कि आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। देन एंड देन ओनली यू कैन कॉल इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट जस्ट एन एग्रीमेंट। तो सोशल एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट होते ही है। जैसे आप लोग को अगर आपके घर वालों ने बोला कि आप बस सीए फाउंडेशन पास हो जाओ, आपको बहुत अच्छी बाइक दिला के देंगे, लेकिन आपको भी पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप उनके अगेंस्ट जाके कोर्ट में केस कर सकते हो कि आपने मुझे ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया था, आपने मुझे बाइक नहीं दी है? ऐसा आप नहीं बोल सकते कोर्ट ऑफ लॉ में। व्हाई? बिकॉज इट्स अ सोशल एग्रीमेंट। सो सोशल एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट, इसका मतलब ये है कि आप लोग एग्रीमेंट मतलब सिर्फ आपको ऑफर दिया है, आपने एक्सेप्ट किया है, लेकिन आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जा सकते, एनफोर्सिबल नहीं है वो बाय लॉ। लेकिन अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट।
इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हुए हैं। अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत सीधा सा है। एक तो यहाँ पर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, यहाँ पर लीगल एनफोर्सिबिलिटी होती है। ये जो लाइन है ये बहुत बार बोला जाता है दैट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। ये जो है वाइडर टर्म है एग्रीमेंट। लीगली सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, लेकिन सोशल आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब वहां पर कंपल्सरी आपको एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ चाहिए ही है। तो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट, इट मे क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट द राइट टू द पार्टीज। यहाँ पर राइट होता ही है। मैंने जैसे आपको पहला एग्जांपल दिया, बिजनेस के एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जा सकते, सो इट जस्ट एग्रीमेंट। वहां पर आपको कोई भी राइट या आप लोगों के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं दिया हुआ कि जिससे आप सामने वाले पार्टी को कोर्ट में लेके जा सकते हो। सो दिस इज अ डिफरेंस। इसके बाद इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दो तरीके के इसेंशियल्स है। एक तो सेक्शन 10 ने बताए हुए हैं एंड दूसरा सेक्शन 10 ने बताए हुए नहीं है। हमको ये सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहला जो है वो सेक्शन 10 ने बताए हुए नहीं है। कौन कौन से ऐसे आपके क्या बोल सकते हो इसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट के जो होने ही चाहिए। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि वन ऑफ द इसेंशियल्स अगर मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो कौन कौन से ऐसे इसेंशियल्स है जो सेक्शन 10 ने नहीं बताए हुए लेकिन वो इसेंशियल्स है, जिसमें से सबसे पहला है टू पार्टीज का मतलब है यहाँ पर एक केस लॉ हुआ था, बहुत फेमस केस लॉ है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। यहाँ पर ये हुआ था कि जो मतलब जो पार्टनरशिप फर्म थी वो पार्टनरशिप फर्म ने अपना जो बिजनेस है वो डिसॉल्व किया था एंड सेल्स टैक्स ऑफिसर ये बोल रहा था कि जो भी पार्टनरशिप फर्म से एसेट्स लेके जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेल्स टैक्स भरना पड़ेगा। बट एक्चुअल में इट वाज नॉट अ सेल। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों सेम ही हो सकते हैं, क्योंकि आप पार्टनरशिप फर्म इज वन एंड द सेम इन द आइज ऑफ लॉ। तो अगर आपको पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप फर्म इज वन एंड द सेम, तो दो पार्टीज हुई नहीं, बायर भी वही है सेलर भी वही है, तो फिर यहाँ पर दो पार्टीज नहीं होती है। तो इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो पार्टीज के बीच में होना चाहिए, और जो दो पार्टीज है दैट दे कैन बी अ नेचुरल पर्सन ऑल्सो एंड दे कैन बी अ लीगल पर्सन ऑल्सो, मतलब जो क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन और वी कैन से वो भी हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब क्या सामने वाली पार्टी को आप बाइंड कर रहे होगे, इस इंटेंशन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तभी जाके ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बहुत फेमस केस लॉ है, ये भी काफी फेवरेट है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। जहां पर क्या हुआ था रे, यहाँ पर एक हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था अपनी वाइफ को कि वो सर्टेन अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट करता रहेगा, और कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो नहीं किया, देन इट्स जस्ट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट आई वुड से, ना कि कॉन्ट्रैक्ट है। तो पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी के साथ लीगल रिलेशन रहे एंड तभी जाके ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द थर्ड इज अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद सर्टेन केसेस। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो इंश्योरेंस एक्ट है उसमें लिखा है कि अगर आपको इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करना है देन इट शुड बी इन राइटिंग। अगर इट शुड बी इन राइटिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मतलब जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट आप इंश्योरेंस का कर रहे हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जितने भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हो उससे रिलेटेड, वो सारी कंप्लीट होने के बाद ही आप बोल सकते हो कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। इसके बाद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो वो वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनाइट नहीं होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फ्लैट बेच रहे हो तो आप बोलना चाहिए कि आप लोगों का फ्लैट का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दादर के प्रभा देवी एरिया में, फिर ये वाले सोसाइटी के ये वाले फ्लोर पे ये मेरा फ्लैट नंबर है जो मैं बेचना चाहता हूँ। तो ये जो आपने पूरा जब डिस्क्रिप्शन दिया है उस पर्टिकुलर जो भी एसेट या जो भी आप कमोडिटी या कोई भी थिंग जब आप बेचना चाहते हो उसके लिए, तो आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप लोगों ने आइडिया नहीं दिया पूरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बस बोला कि ये पेन मुझे सेल करना है, ठीक है, या तुम ये पेन बाय करोगे क्या, बट कितने प्राइस के लिए, क्या, ये सारी चीजें आपने बताना जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी
सर्टन, उसमें वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनाइट नहीं होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। पॉसिबिलिटी, सीधी सी बात है, आप कोई मैजिक से पैसा लेके आओगे या चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे, ये इम्पॉसिबल इवेंट्स है जिसका कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन सकता। तो जो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल जो एक्ट्स होते हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ये अदर देन सेक्शन 10 के इसेंशियल्स है। अब सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 10 है उसने कौन कौन से इसेंशियल्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट। यहाँ पर ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजों पे जितने भी सेक्शन 10 के इसेंशियल्स है सब पे हम लोगों ने 1-1 चैप्टर किया हुआ है, 1-1 यूनिट आप लोगों ने डिटेल में देखा हुआ है, तो हम लोग बहुत क्विकली इसको खत्म करेंगे। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक पार्टी के साइड से ऑफर जाएगा, दूसरे पार्टी की साइड से एक्सेप्टेंस आएगा, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट, एंड जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने सिर्फ बोला है विल यू बाय माई कार फॉर ₹10 लाख इज जस्ट एन ऑफर, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस देने के बाद जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन तब तक जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता, जब तक वो प्रॉमिस नहीं बन जाता। प्रॉमिस कब बनेगा? जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों आएगा। जब तक वो प्रॉमिस नहीं बनेगा तब तक वो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं बन रहा है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तक आप जा ही नहीं सकते। इसके बाद जो दूसरा है वो है फ्री कंसेंट, ऑफर एक्सेप्टेंस, उसके बाद दूसरा जो है वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कुछ पार्टीज जो है उनको लॉ ने एक्सक्लूड किया है, जैसे फॉर एग्जांपल माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसा लॉ में बोला गया है। माइनर मतलब कौन? 18+ नहीं बोलना है, माइनर मतलब 18 और अबव, कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स का है एंड अबव वो होगा माइनर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या अनसाउंड माइंड का पर्सन है या लुनेटिक माइंड का पर्सन है तो उनके साथ आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अदर्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा भी एक कैटेगरी है जिसमें आप लोग फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं या ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, बाहर के जो लोग होते हैं उनके अगेंस्ट भी आप केस नहीं कर सकते, या कन्विक्ट्स होते हैं मतलब जेल में जिनको पनिशमेंट मिली है आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली जो भी अदर कैटेगरीज में जितने भी लोग आप लोगों को जितने भी लोग डिस्क्वालीफाई किए हैं उन सबको आप लोगों उन सबके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि एलियन एनिमी हो गया, यानी कि क्या, जिस कंट्री के बीच में, जो दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है, उन दो कंट्रीज के बीच में जब वॉर होता है तो वो कंट्री अपने लिए एलियन एनिमी बन जाती है, तो वो उन कंट्रीज के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये इस पे पूरा हमारा 4th यूनिट मतलब जो 3rd यूनिट था उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो इस पे था पूरा, सेक्शन 11 जहां पर बात करी जाती है कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट A-B-C पॉइंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्री कंसेंट। इसके बाद हमने सीखा था फ्री कंसेंट, मतलब जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस टाइम पे सामने वाले का कंसेंट आना, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर सामने वाले ने फ्री कंसेंट नहीं दिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें आप लोग नहीं बोल सकते कि ये फ्री कंसेंट है? तो 5 सिचुएशंस उन्होंने दी थी। कौन कौन सी? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। कोर्शन मतलब किसी के सर पे आपने गन रखी है और आपने उस पे साइन करवाया कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पे, तो वो क्या हो जाएगा? वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये हम लोग आगे जाके भी देखेंगे, लेकिन आपको ये बेसिक एसेंशियल आई होप पता है कि वॉइडेबल मतलब क्या होता है कि एट द ऑप्शन ऑफ द अनदर पार्टी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। इस सीधी सी बात है, इसमें पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि जहां पर सारे इसेंशियल्स प्रेजेंट है। अगर ऐसा होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ ने ही मना किए है तो वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट आप कर ही नहीं सकते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो जहां पर एक पार्टी के पास, जो अग्रीव पार्टी है, उसके पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के सर पे गन रखी है और आपने कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर साइन किया है, साइन कराया उनसे। अब साइन कराने के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो कोर्ट में जाके केस करना चाहिए, उन्होंने आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस किया है, तो अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि अगर वो राइट को एक्सरसाइज कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन जब तक वो राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे तब तक वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड अगर उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 करोड़ की तो प्रॉपर्टी है, ऐसे ही दे दी, चलो ठीक है, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्री कंसेंट नहीं होता कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीव पार्टी जो है उन्होंने राइट एक्सरसाइज कर दिया, राइट कौन सा कि उन्होंने कोर्ट में लेके गए वो और
वो अग्री नहीं कर रहे आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे, वो उनके पास ये राइट है कि वो आपके अगेंस्ट केस कर सकते हैं, उन्होंने वो राइट एक्सरसाइज कर दिया, तो फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो वॉइड बन जाएगा। और लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको वो नहीं करना है कोर्ट में केस, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ठीक है, फाइन है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये ध्यान से समझना है, याद रखना, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा है उसके बेस्ड पे आपका आंसर होना चाहिए। वॉइडेबल है, वॉइड है, वैलिड है, क्या है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, दैट इज अग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका पहला क्या, कोर्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब, अनड्यू इन्फ्लुएंस बहुत डिटेल में आगे जाके है, बट ऐसा रिलेशन जहां पर एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है एंड द अदर इज नॉट डोमिनेटिंग, मतलब वो उस पे डोमिनेट कर सकता है, एक पर्सन है जो डोमिनेट कर रहा है ऑन दी अनदर पर्सन, एंड उसकी विल पावर पे अगर आप डोमिनेट करते हो तो फिर आप बोल सकते हो उसका जो कंसेंट आपने लिया है वो फ्री कंसेंट नहीं है। कुछ रिलेशंस वहां पर बताए हुए हैं, तो डिस्कशन डिटेल में तब करेंगे। उसके अलावा फ्रॉड, धोखेबाजी करी है आप लोगों ने, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या मिस्टेक से हुआ है, मतलब सामने वाले का माइंड में और आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, तो बेसिक हमारा जो इसेंशियल है कॉन्सिस्टिट्यूस एड ईडियम का वही मिस हो जाता है, तो फिर ये वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ये 5 सिचुएशंस है जिसमें सामने वाले का फ्री कंसेंट ना होने की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना नहीं जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज नथिंग बट समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्वो जिसको हम बोलते हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन जो कंसिडरेशन है वो एडिक्वेट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नहीं कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मैं चाहूं तो उसको 1 लाख में बेचूं, कोई भी रोक नहीं सकता है, लेकिन कंसिडरेशन होना जरूरी है। इनएडिक्वेट ही सही लेकिन होना जरूरी है। ये यहां पर लिखा हुआ है क्लियरली कि कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ इज ईदर सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट एक्रूइंग टू द वन पार्टी और सब फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंटल लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अनदर। इसका मतलब ध्यान से समझो, देखो ऑफर जो होता है या कंसिडरेशन जो होता है या एक्सेप्टेंस जो होता है, मतलब ये जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब टू डू समथिंग एंड नॉट टू डू समथिंग, आप लोगों को कुछ करने के लिए भी पैसा मिल रहा है, आप लोगों को कुछ ना करने के लिए भी पैसा मिल सकता है। तो ये जो ना करने के लिए और करने के लिए जो बोला जाता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट, तो यही है यहाँ पर। अगर आप लोगों के पास कोई प्रॉफिट आ रहा है, आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है या राइट्स है, तो ये सारे पॉजिटिव ऑफर्स के बदले में आपको मिलेगा। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरबियरेंस इज टू स्टॉप डेट्रीमेंटल लॉस, या फिर ये जो है ये निगेटिव ऑफर्स के, जैसे आप लोगों को बोला गया कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में मत जाना जिसके बदले में आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो स्टॉप करना आपको किसी चीज को करने से, ये भी काइंड ऑफ अ कंसिडरेशन है जो निगेटिव वे में आपको दिया गया है। तो कंसिडरेशन होना चाहिए, अब वो इनएडिक्वेट हो एडिक्वेट हो फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है, प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि आप एक दूसरे को चुपके से हथियार सप्लाई करोगे या फिर जो इलीगल काम है वो सारे कर रहे हैं, आप ड्रग सप्लाई कर रहे हो, तो ये सारी चीजें इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली इलीगल है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट इज लास्ट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, ये स्पेशली बहुत डिटेल में आपको क्वेश्चंस इस पे आते हैं, जो आप लोगों ने जब हम लोग 3rd यूनिट देख रहे थे उस टाइम पे डिटेल में सीखा था। बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है जो स्पेसिफिकली बोला गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही है, वॉइड एब इनिशियो। देखो देयर इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड एब इनिशियो एंड वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी कुछ चीजें वॉइड होती है। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इज वॉइड एब इनिशियो, स्टार्ट से ही वो वॉइड है, तो वो उनको क्या बोलोगे आप, वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन कुछ एग्रीमेंट, जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं आपको जो है लिकर सप्लाई करूंगी। अब लिकर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया, लेकिन उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि आज के बाद लिकर जो है उसका जो डील है, मतलब या फिर लिकर सप्लाई करना इज इलीगल इन इंडिया। तो फिर अब क्या हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वैलिड था, लेकिन अब बिकॉज नोटिफिकेशन आ दिया गया, गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यानी कि बाद में कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन जाता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो डिक्लेयर, जो लॉ ने बोले हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है वो आप नहीं कर सकते। तो ये कुछ
बेसिक इसेंशियल्स थे जो आपको याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे, बहुत ही सीधे से है, बहुत ही इजी है। क्या क्या लिखा है, वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड यानी कि क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने बनाया है जिसमें सारे इसेंशियल्स प्रेजेंट है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉइड मतलब क्या, कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट से ही आप लोग देखो कॉन्ट्रैक्ट है तो वॉइड यानी कि या तो वन ऑफ द एसेंशियल्स इज मिसिंग, या तो फिर अनलॉफुल है, फ्री कंसेंट नहीं आने के बाद जो राइट एक्सरसाइज कर दिया तो फिर उसकी वजह से वो वॉइड हो गया। तो वॉइड यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। वॉइडेबल मतलब अग्रीव पार्टी के पास एक ऑप्शन दिया जाएगा। देखो वॉइड मतलब क्या, अ कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ एंड बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सिबल। एनफोर्सिबल हो ही नहीं सकता कोर्ट ऑफ लॉ में, तो वो वॉइड बन जाता है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और द मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अनदर। एक ही पार्टी के पास, देखो अग्रीव पार्टी यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है सिर्फ उसके पास राइट है, दूसरी पार्टी के पास कोई राइट नहीं है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलोगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल। वॉइड मतलब क्या, जो सीज टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, मतलब आप कोर्ट में लेके ही नहीं जा सकते। वॉइडेबल मतलब एक जो पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ है वो आपको कोर्ट में लेके जा सकता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सिबल एट ऑल। वॉइडेबल एनफोर्सिबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, वो सामने वाले पार्टी पे डिपेंड करेगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये होते हैं बिकॉज या तो गवर्नमेंट ने बोला है, जैसे गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि प्लास्टिक इज बैन, प्लास्टिक बैन है। अब प्लास्टिक बैन होने के बाद भी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो ऐसा, तो फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन वॉइडेबल जो होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ वन पार्टी was not free। मतलब ऐसा नहीं कि लॉ ने रोका है, बट सामने वाले, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए लॉ ने नहीं रोका हुआ, लेकिन आपने उसके सर पे गन रख के फिर प्रॉपर्टी को लिया है, तो फिर एक पार्टी के ऑप्शन पे जब वो कंसेंट जो है वो फ्री ना होने की वजह से एक पार्टी के पास वो ऑप्शन है जिसकी वजह से वो वॉइडेबल बन जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एंड वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आपने रीजनेबल टाइम में आपका राइट एक्सरसाइज करना चाहा तो आप लोग राइट एक्सरसाइज कर दो, फिर आपका वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसके अलावा राइट यहाँ पर तो होते ही नहीं, यहाँ पर एक पार्टी को होता है। इसके बाद जो चौथा कैटेगरी है वो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल सीधी सी बात है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे जब आपको याद होगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हम पढ़ रहे थे, तो डिफरेंट कंट्रीज में क्या क्या इलीगल है वो भी मैंने आपको समझाया था। तो उसके बेसिस पे आप लोग को आई होप याद है, किसी का मर्डर करना या कोई भी ऐसी चीजें जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसीज है, ड्रग्स का अप्लाई करना, ये सारी चीजें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आती है। वॉइड अग्रीमेंट एंड इलीगल अग्रीमेंट। देखो वॉइड अग्रीमेंट जो होते हैं, वॉइड कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि इलीगल ही हो। वॉइड अग्रीमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ या तो लॉ ने रोका है या फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इज वॉइड, लेकिन इलीगल नहीं है। लेकिन सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इलीगल है वो वैसे भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही माने जाएंगे क्योंकि लॉ ने रोक के रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो है वॉइड एग्रीमेंट जो है वो पनिशेबल नहीं। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का ऐसा कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलने वाला, बट आप बाकी के कॉन्सिक्वेंसेस अलग है, लेकिन ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन इलीगल कुछ करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। It is not necessary that the agreements collateral to the void agreements may be a void agreement. It may be valid also, but the agreements collateral to illegal agreement is also an void contract. मतलब क्या void agreements? मतलब क्या, सीधी सी बात है। देखो वॉइड है इसलिए एग्रीमेंट वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं है। क्योंकि वॉइड इसीलिए है क्योंकि आप लोग, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ड्रग्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ड्रग्स सप्लाई करने के बाद जो ड्रग्स रखने की जो जगह है, मैंने उस चीज के लिए, उस प्लेस के रेंट के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन है। देखो इलीगल तो नहीं है, मैंने रेंट पे जगह दी है, लेकिन वो रेंट पे जो जगह दी है उसका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोलैटरल हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जिसमें मैंने आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे ड्रग्स वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ कोलैटरल हो जाएगा।
जाएगा। तो अगर ये इलीगल है तो कोलैटरल भी इलीगल ही माना जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं। टेक्निकल डिफेक्ट्स एज इन व्हाट की टाइम बार्ड लिमिटेशन एक्ट जो हमने देखा था, टाइम बार्ड डेट के बारे में। तो अभी आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप वो एनफोर्स ही नहीं कर सकते कोई भी पार्टी के अगेंस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको आप बोल सकते हो क्या, एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको आप बोलोगे अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि अब लॉ नहीं, उनको आप मतलब लॉ नहीं बोल दे कि आप इसको बैड डेट्स में डाल दो, तो आप एनफोर्स ही नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पे देखो, हमने पहले क्या देखा, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे जो ऑन द बेस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी है, यानी कि वैलिडिटी है, एनफोर्सिबिलिटी है, आप कोर्ट में कब लेके जा सकते हैं, कब नहीं लेके जा सकते। अब अगले जो है वो है ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पे 4 है, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, क्वाजी एंड ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये अलग जबरदस्ती का गुजाया हुआ कैटेगरी है, बट ठीक है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जहां पर आप लोग को राइटिंग में आप लोगों ने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक्सप्रेसली सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, उसे आप एक्सप्रेस बोलोगे। इंप्लाइड मतलब आपके कोई कंडक्ट से आपने या कोई आपके एक्ट की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको हम लोग इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इंप्लाइड में ही आप लोग को याद होगा तो और एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था जिसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये जबरदस्ती का उन्होंने कैटेगरी बनाया हुआ है, एज ऐसा सिमिलर है दोनों का मतलब ही देखो। टैसिट मतलब ही साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई कंडक्ट या कोई जो भी आप बोल सकते हो कोई एक्ट की वजह से ही हुआ है, बट मैंने आपको बस समझाया था कि ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आप ऐसे समझो कि जैसे वेइंग मशीन या एटीएम, जो मैंने आपको बोला था कि आपको याद ही रखना है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यार ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो टैसिट है, एंड लिविंग थिंग्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद आते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट वो कॉन्ट्रैक्ट के जैसे है, मतलब आप लोगों के बीच में आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया लेकिन लॉ ने ही आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत बड़ा लास्ट जो हमारा 6th यूनिट है उस पे बहुत सारा डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तब जाके हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि यहां पर कोई रियल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है लेकिन लॉ इंपोज कर देता है। इसके बाद जो अगला है वो है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वे से, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो उनको आप ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस 2 तरीके से, एक वन इज एग्जीक्यूटेड, द सेकंड इज एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जहां पर कोई भी द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी द एक्ट और द फॉरबियरेंस, बट ये जो है ये डन हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, फॉरबियरेंस हो चुका है, मतलब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो हो चुका है। एंड एग्जीक्यूटरी मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की जो होने वाला है, मतलब फ्यूचर है। तो एग्जीक्यूटेड मतलब पास्ट एंड एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर। अब ये जो एग्जीक्यूटरी 2 तरीके से एग्जीक्यूटरी हो सकता है, या तो यूनिलैटरल या तो बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब एक तरफ से ही ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, जैसे आपने मुझे फीस पे कर दी लेकिन मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो यूनिलैटरल हो गया। बट यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया है लेकिन आपने मुझे आधी ही फी दी है, पूरा फीस नहीं दिया हुआ, ना ही मैंने आपको पूरा पढ़ाया, तो दोनों के ऑब्लिगेशंस बाकी है, तो उसको आप बोलोगे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बायलैटरल, यूनिलैटरल, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप हो गए। इसके बाद जो अगला है ये बेसिक आपका पूरा एक इसेंशियल्स के, या पहले तो हम लोगों ने इसेंशियल्स देखे, फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखे। अब हम लोग समझेंगे कि 1 बाय 1 हर एक कॉन्ट्रैक्ट का जो हर एक जो इसेंशियल है उसको डिटेल में समझना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से पहला जो इसेंशियल्स था अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 जो था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले ऑफर का मतलब उन्होंने दिया है। ऑफर का मतलब बहुत अच्छे से समझना, 2 चीजें ही चाहिए, वन इज विलिंगनेस सामने वाले को बताने के लिए, एंड सामने वाले का एसेंट के व्यू से आपने वो विलिंगनेस बताया है। जस्ट स्टेटिंग अ स्टेटमेंट या देखो सीधी सी बात है, अगर मैंने ये कहा है कि मुझे ये पेन सेल करना है, इसका मतलब मैंने ऑफर नहीं दिया है। लेकिन अगर मैंने कहा है कि विल यू बाय दिस पेन फॉर ₹9 लाख, इतना वैल्यू नहीं है बट अज्यूम करो 9 लाख, तो फिर क्या बोलेंगे आप लोग, हाँ या ना, जो भी आप लोगों ने बोला है। तो मैंने ये मेरा विलिंगनेस आपको दिखाया है विद द व्यू कि आपका एसेंट आया मेरी तरफ, या तो हाँ या तो ना, तो फिर मैंने आपको ऑफर दिया, आप ये बोल सकते हो। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि देखो, अगर आप ये बोल रहे हो कि यार विल यू मैरी मी,
तो ये जो स्टेटमेंट आपने किया है इट इज काइंड ऑफ अ ऑफर ओनली। आपने सिर्फ ये बताया कि यार शादी करने चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहते हैं से कुछ नहीं होता। आपकी विलिंगनेस सिर्फ काम में नहीं आएगी, आपका ये जो विलिंगनेस है उस पर्सपेक्टिव से होना चाहिए कि सामने वाले का आपको एसेंट लेना है। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do something or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that to such act or the abstinence he said to make the proposal। I hope you understand ये वाला वर्ड एंड ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो भी चीजें आप कर रहे हो, टू abstain from doing something, to do और to abstain from doing anything, ये दोनों भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है एंड निगेटिव ऑफर भी हो सकता है। एसेंशियल्स क्या क्या है? सबसे पहला यहाँ पर एक जो भी पर्सन ऑफर करेगा, जो भी पर्सन पूछ रहा है वो कौन बनेगा? जिसको जो भी ऑफर देता है उसको आप प्रॉमिसोर बोलो, ऑफरर बोलो। जो सामने वाला है जो एक्सेप्ट करेगा उसको आप ऑफरी बोलोगे या फिर आप एक्सेप्टोर बोलोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ऑफरर एक्सेप्टोर। उसके बाद जो भी आप लोगों ने ऑफर दिया है ये टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है। कि आप लोगों ने किसी को रोका है कि तुम ये कंपटीशन मत खेलना तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये निगेटिव ऑफर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ये कंपटीशन जीतते हो तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो ये पॉजिटिव ऑफर हो सकता है। इसके बाद द विलिंगनेस जो है आपका वो इस व्यू के साथ होना चाहिए कि आपको सामने वाले का हाँ या ना, आपको एसेंट लेना है, सामने वाले का आपको जानना है कि वो क्या बोल, मतलब वो इस इच्छा से आपने रखा है पर्सपेक्टिव से कि सामने वाला आपको आंसर करेगा इसके लिए। एंड ऑफर कुड बी अ पॉजिटिव और निगेटिव, ऑलरेडी बता दिया, सेम चीज रिपीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ऑफर, 5 तरीके के ऑफर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, स्पेशली जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब ऐसा ऑफर होता है जो पब्लिक एट लार्ज के लिए दिया जाता है, जिसका केस लॉ हमने देखा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स। आई होप यू रिमेंबर द केस लॉ। एक ऐसा केस लॉ था, रिमार्केबल केस लॉ था, जिसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी थी जिसने क्लेम किया था कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो और फिर आपको इन्फ्लुएंजा नाम का ये वो डिसीज नहीं होगा, अगर होता है तो आप क्लेम करो, ऐसा वैसा। फिर बाद में एक लेडी ने केस किया, फिर उसके बाद जो कंपनी थी उन्होंने बोला हमने आपको ऑफर ही नहीं दिया था। तो ये बहुत सारी चीजें हुई थी। तो कोर्ट ऑफ लॉ में जो डिसीजन दिया गया था वो उस लेडी के फेवर में दिया। वाई? बिकॉज जनरल ऑफर जब होता है तो आपको सामने वाला, मतलब इट्स पब्लिक फॉर पब्लिक एट लार्ज, तो आपने कोई स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर नहीं दिया है, पब्लिक को दिया है, तो पब्लिक को मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया है ऐसा सामने से आके बताने की जरूरत नहीं है। उसका जो एक्ट है वही सफिशिएंट है फॉर द एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है इस पर्टिकुलर ऑफर को। एंड जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद आप लोग, अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है तो जनरल ऑफर आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है द सेकेंड टाइप ऑफ ऑफर इज स्पेशल ऑफर, बोल्टन वर्सेस जोन। ये भी केस लॉ बहुत फेमस केस लॉ है, जहां पर स्पेसिफिकली एक पर्सन को ऑफर दिया गया था। तो जब आप स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर करते हो उसी पर्सन ने उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी होता है। तो स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर जनरल पब्लिक एट लार्ज के लिए नहीं है। इसमें हुआ क्या था, 3 पार्टीज थी, बोल्टन, जोन्स एंड ब्रोकलहर्स्ट। अगर आपको याद होगा तो इसमें हुआ क्या था, ब्रोकलहर्स्ट के साथ बोल्टन, जोन्स एंड ब्रोकलहर्स्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। किसने? जोन्स ने, कि मुझे गुड सप्लाई करने हैं। अब हुआ ये कि ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस सेल कर दिया किसे? बोल्टन को। अब बोल्टन ने जो है वो गुड सप्लाई किया, तूने किया क्या मैंने किया क्या, एक ही बात हो गई ऐसे पर्सपेक्टिव से। अब बोल्टन ने जब जोन्स को गुड सप्लाई किए, जोन्स ने वो उसका डिलीवरी लेने से मना किया। वाई? बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो स्पेसिफिक पर्सन के साथ हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ब्रोकलहर्स्ट के साथ। देन इन दिस सिचुएशन बोल्टन कैन नॉट accept the offer which is given to the another person। जिस पर्सन को दिया है वही पर्सन ने ये ऑफर लेना जरूरी है। उसके बाद जो थर्ड है वो है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर यानी कि क्या, जहां पर इस तरह, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पर मैंने जो ऑफर दिया है सेम ऑफर आपके साइड से भी आता है, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस ऑफर। कि मैंने बोला विल यू बाय दिस पेन फॉर ₹9 लाख, आप भी बोल रहे विल यू सेल दिस पेन फॉर ₹9 लाख, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्रॉस ऑफर हो जाएगा। इसके बाद आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर यानी कि मम्मी को याद करने का, सीधी सी बात है, जो आप लोग निगोसिएशन देखते हो दैट इज नथिंग बट काउंटर ऑफर। कि आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने उसी जो भी ऑफर दिया उसमें मॉडिफिकेशन करके दूसरा ऑफर दिया, फिर आपने वापस से ऑफर
ऑफर दिया कि यार भैया जी ये भैया बोलता है कि यार ये 500 रुपए की चीज है, मम्मी बोलेगी कि 500 नहीं, इसको तो मैं 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी, तो फिर भैया जी बोलेंगे कि नहीं 400 रुपए में तो 400 रुपए तो दे देना, फिर मम्मी कुछ और ऑफर करेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। एंड द लास्ट इज स्टैंडिंग और द कंटिन्यूइंग और द ओपन ऑफर, जिसको आप बोल सकते हो कि एक ऐसा ऑफर है जहां पर आपको मतलब एक सर्टेन टाइम के लिए ऑफर ओपन रहेगा एंड देन आप लोग एक्सेप्ट करके बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये स्पेसिफिकली टेंडर्स के केस में होता है। तो ये बेसिक कुछ टाइप्स ऑफ ऑफर है जो आपको याद रखने हैं। नाउ जो वैलिड ऑफर है उसके एसेंशियल्स क्या है, पहले हमने देखा ऑफर के एसेंशियल्स क्या है, हार्डली 3 या 4 रिपीटेटिव बेसिस पे थे। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑफर क्या है, अब हम देख रहे हैं इसेंशियल ऑफ ऑफर क्या है। सबसे पहला इसेंशियल है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पर लीगल रिलेशन जरूरी है। सोशल इन्विटेशन इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ मतलब एज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एज इसेंशियल ऑफ एन ऑफर। मतलब यहाँ पर आप लोग सामने वाले को लीगली बाइंड नहीं कर रहे, आप बोल रहे वॉलंटरी एक्ट के लिए बुला रहे किसी को या सोशल एग्रीमेंट्स के लिए बुला रहे, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा या वो वैलिड इसेंशियल नहीं माना जाएगा ऑफर का। तो लीगल रिलेशन होना जरूरी है जब भी आप ऑफर करते हो। ऑफर शुड बी सर्टन, डेफिनाइट, नॉट वेग, ये आपको अभी समझता है। इसके बाद इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी का मतलब क्या होता है, बहुत सीधी सी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ हुआ था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जिसमें क्या हुआ था कि एक जो पर्सन था जिसका नेफ्यू गुम हुआ था, गौरी दत्त है, जिसने अपने जो सर्वेंट है उसका लालमन उसको भेजा था, लालमन को भेजा था जो सर्वेंट है। और ये जो सर्वेंट को भेजा था इसने क्यों भेजा था, क्योंकि इसका जो नेफ्यू था वो मिसिंग था। अब हुआ ये कि यहाँ पर वो मिल नहीं रहा था। उस टाइम पे ही गौरी दत्त ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं सर्टन रिवॉर्ड दूंगा। अब ऐसे सिचुएशन के बाद, ये अनाउंसमेंट होने के बाद लालमन शुक्ला जो है वो सर्वेंट जो था वो उस नेफ्यू को ढूंढ के लेके आता है, लेकिन उसके बाद जब उसे पता चलता है कि यार ऐसा कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया था, तो वो जो रिवॉर्ड है वो गौरी दत्त को मांगने जाता है, बट गौरी दत्त मना कर देता है। बाय बिकॉज जो भी आपने ऑफर दिया है वो ऑफरी तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप लोगों ने, आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये काइंड ऑफ अ जनरल ऑफर था, जनरल ऑफर नहीं था। जब भी आपने ऑफर दिया है वो सामने वाला जो भी एक्सेप्ट कर रहा है उसे पता होना जरूरी है, तभी जाके आप वो क्लेम कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ हुआ था। इसके बाद इट मस्ट बी विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अनदर पार्टी, सामने वाला का इंटेंशन जानने के पर्पज से आपने दिया है। इट कुड बी कंडीशनल, नॉन कंडीशनल, जैसे भी कि जैसे मैं ये कार बाय कर लूंगा लेकिन आप मुझे अगले जो 5 सर्विसेज होंगे इस कार के वो आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट करके दोगे, तो ये आपने कंडीशन डाल दिया। तो इट कुड बी कंडीशनल ऑल्सो। Offer should not contain a term of the non-compliance of which would amounts to the acceptance। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सीधी सी बात लिखी हुई है कि अगर सामने वाले को आप ऑफर में ये नहीं लिख के दे सकते कि अगर आपने ना नहीं कहा तो मैं इसको आपका हाँ मान लूंगा। मतलब क्या, सामने वाले ने मना नहीं किया है इसका मतलब सामने वाला हाँ बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। सामने वाले ने ना बोलना मतलब ना एक्सप्रेसली नहीं बोला है लेकिन उसने मे बी आपका ऑफर इग्नोर कर दिया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले ने ना नहीं बोला इसका मतलब हाँ हो जाती है। तो आपका जो साइलेंस है सामने वाले का, आप उसको, आपका जो एक्सेप्टेंस है सामने वाले का नहीं मान सकते। साइलेंस कुड नॉट अमाउंट्स टू एन एक्सेप्टेंस। इसके बाद जो ऑफर है वो स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल हो सकता है, ऑलरेडी आपको टाइप्स में समझा दिया है, एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट और द intimation or an invitation to an offer, a mere communication of information, a prospectus or an advertisement। बहुत सीधी सी बात है, जो भी आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हो तब जो आप मेन्यू देखते हो, मेन्यू कार्ड होता है या फिर जो डिस्प्ले पे जो भी ड्रेस लगाई हुई है वो जो ड्रेसेस होती है वो सारी चीजें जो है वो इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर सामने वाले ने दिया नहीं है, वो जस्ट एक इनविटेशन है कि आप आके हमको ऑफर दो, फिर हमारा डिसीजन होगा कि हमें वो एक्सेप्ट करना है ऑफर या नहीं करना है। तो अगर ऐसा होता है कि सामने वाले, आपको कोई ड्रेस पसंद आती है, आप शॉप में जाते हो, उसे बोलते हो ये मुझे ड्रेस चाहिए, और सामने शॉपकीपर जो है वो मना कर देता है आपको सामने से, तो फिर वो चाहे तो ये चीज कर सकता है। वाई? बिकॉज आप ये नहीं बोल सकते कि आपने ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट किया है,
आप अब ऑफर को डिनाई नहीं कर सकते, ये आप नहीं बोल सकते। व्हाई? बिकॉज उसने आपको इनविटेशन टू ऑफर दिया था। जो भी आईपीओ आते हैं ये इनविटेशन टू ऑफर है, आप ऑफर दो, फिर उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी उनको एक्सेप्ट करना है आपका ऑफर या नहीं करना है। तो इनविटेशन टू एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफर। इसके लिए एक बहुत ही बड़ा केस लॉ हुआ था, हार्वी वर्सेस स्पेसी का, नाम याद रखना, जिसमें एक बम्पर पेन जो है वो सेल करने का जो है मतलब केस लॉ हुआ था इसके बेस्ड, कि एक पर्सन ने बोला था कि यार कि ये बम्पर पेन जो है वो आप सेल करोगे क्या और लोएस्ट प्राइस क्या है। तो उसने सामने से सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था कि ये बम्पर पेन जो है उसका प्राइस ये है, बट उसने ये एसेंट नहीं दिया था। सामने वाले ने विलिंगनेस जरूर दिखाई लेकिन एसेंट नहीं दिया था, उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है कि ये पेन इतने का है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। तो ये ही जो है वो केस लॉ हुआ था। इसके बाद प्राइस, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, यही हार्वी वर्सेस स्पेसी में हुआ था। जो भी इनविटेशन है आपको, एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू अ बिजनेस, ये मतलब एक ऑक्शन वाला भी एग्जांपल दिया था कि हैरिस वर्सेस निकर्सन, ये एक ऑक्शन हुआ था। देखो जब भी होता क्या है ना, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको समझने होंगे इनविटेशन टू ऑफर। जैसे कि जो रेलवे पे आप, जो रेलवे का वेबसाइट होता है IRCTC का, टिकट बुक करते टाइम पे, या फिर सेकंड इज कभी भी शॉप पे जो ड्रेसेस डिस्प्ले हुए हैं, IPO जब होता है तब, या फिर सामने वाले पब्लिक को जब आप कोई ऑफर करते हो, या फिर इवन ऑक्शन में भी सामने वाले को आपने बुलाया है कि आप आके बिड करो, आप आके ऑफर दो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे या नहीं विद द फॉल ऑफ एन हैमर। तो फिर ये भी जो चीजें हैं ये सारी क्या है, और इनविटेशन टू ऑफर है एंड ना के ऑफर। तो एक स्टेटमेंट सिर्फ ऑफर नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही बड़ा डिस्टिंग्विश है और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता ही है। तो मेक श्योर कि आप लोग ये ध्यान से समझे। ऑफर एक ऐसा है जहां पर फाइनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है विलिंगनेस का, बाय द ऑफर टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड बी द अदर पार्टी चूज टू एक्सेप्ट इट। मतलब सामने वाले ने ऑफर दिया, और जो एक पर्सन ने ऑफर दिया, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा नहीं, उस पे है। इनविटेशन टू ऑफर में क्या है, सिर्फ विलिंगनेस बताया है कि ये चीजें हैं हमारे पास, आप आके हमें ऑफर दो। तो मेक श्योर ये डिफरेंस है, ध्यान से ये डिफरेंस एग्जाम में काफी बार जो है वो मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हार्वी वर्सेस स्पेसी एंड जो हैरिस वर्सेस निकर्सन का जो केस लॉ था वो ध्यान से करके जाना। और मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ये ध्यान से समझना। इनविटेशन टू ऑफर के जो एग्जांपल्स आपको समझाए थे जब पढ़ा रहे थे तब, वो सारी चीजें करके जाना। उसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन आता है, कोई डिफिकल्ट एज सच ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। ऑफर कैसे कर सकते हैं, एक्ट से, एब्सटिनेंस से, वर्ड, कंडक्ट, ओरल, रिटन, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कुछ भी। अब आते हैं एक्सेप्टेंस पे। अभी तक हमने सिर्फ ऑफर देखा। अगर आपको सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज ए, ये सारे क्लॉजेस के साथ सेक्शंस, डेफिनेशंस याद हो जाते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस पक्का आने हैं। तो अगर ये याद हो जाते हैं एटलीस्ट फर्स्ट यूनिट का तो अच्छी बात हो जाएगी। तो एक्सेप्टेंस क्या होता है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब तक वो सामने वाला एक्सेप्टेंस नहीं देता तब तक प्रॉमिस नहीं होगा। तो सामने वाले ने एक्सेप्टेंस देना जरूरी है, तभी जाके वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच टू अ गन पाउडर। ये इसीलिए है बिकॉज अगर सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दिया है तो मैं ऑफर विड्रॉ करने का राइट जो है मेरे पास वो मेरा चला जाता है, एंड रिवोकेशन मैं नहीं कर सकती हूँ। इवन जब एक्सेप्टेंस आपने दे दिया और मुझ तक अगर वो एक्सेप्टेंस आ जाता है तो अगेन आप लोग जो है आपका एक्सेप्टेंस रिवोक करने का जो राइट है वो खो देते हो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक बार आप लोगों ने लाइटेड मैच फेंक दी गन पाउडर के ट्रेन की तरफ तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो बूम होना है वो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो यही बोलना है इनको, अगर एक्सेप्टेंस दे दिया है तो फिर वो एक्सेप्टेंस एक बार देने के बाद ऑफर विड्रॉ नहीं हो सकता, यही उनको यहाँ पर बताना है। इसके बाद जो आगे है ये सारी चीजें एक्सेप्टेंस के रिलेटेड, जो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो क्या बोल सकते हो आप इसेंशियल्स है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है, जिसमें सबसे पहला है एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली टू बाय अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। मतलब क्या, जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्टेंस देगा। लिखा है
लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। कौन कौन से लीगल रूल्स है एक्सेप्टेंस के? जैसे हमने ऑफर के देखे थे, उसके बाद हम लोग अब देख रहे हैं एक्सेप्टेंस के। आखिरी कुछ मिनट बाकी है, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो केस लॉ हुआ था, ये बोल्टन वर्सेस जोन का, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। ये जो एग्जाम्पल है, ये और एक जगह पे हम लोगों ने पढ़ा, कहां पर पढ़ा था? स्पेसिफिक ऑफर के केस में। जिसको आपने ऑफर दिया है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। सो ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। उसके बाद जनरल ऑफर होगा तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ऑफर के केस में नहीं होगा वो। दूसरा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब क्या? अगर आप लोगों ने कोई भी कंडीशन डाली इन एक्सेप्टेंस, ऑफर कैन बी कंडीशनल, लेकिन एक्सेप्टेंस के टाइम पे आपने कंडीशन डाली होगी तो फिर इट्स काइंड ऑफ अ काउंटर ऑफर। फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि सामने वाला एक्सेप्टेंस देगा या नहीं। क्योंकि क्या होगा, देखो, अगर मैंने ये बोला है कि विल यू बाय माय कार फॉर रुपीज 10 लाख, आप लोगों ने मुझे ये काउंटर किया कि आई विल बाय योर कार फॉर रुपीज 10 लाख, लेकिन बट अगर आप मुझे इस कार के अगले जो भी 5 सर्विसिंग होंगे वो आप फ्री दोगे, तो आप लोगों ने एक काउंटर किया है। तो आप लोगों ने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो क्वालिफाइड है, मतलब क्या, वो एब्सोल्यूट नहीं है। जहां पर कंडीशन डाली है तो फिर ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इट कुड बी काइंड ऑफ अ काउंटर ऑफर, तो वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद जो अगला आता है, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ हुआ था ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे का, जिसमें एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। क्या होता है, क्या इस केस लॉ में, कि रेलवे का जो मतलब जिसको लेटर लिखा होता है, वो अपना जो एक्सेप्टेंस है वो सामने वाले तक पहुंचाने की जगह पे वो क्या करता है, अपना जो अप्रूव्ड का जो साइन होता है, मैनेजर, रेलवे का जो कंपनी का जो मैनेजर होता है, वो ड्रॉवर में रख देता है। ड्रॉवर में रखना मतलब सामने वाले को पता नहीं चलेगा, सामने वाले के मन में आने नहीं वाला कि यार इसने एक्सेप्टेंस दे दिया होगा या इसने एक्सेप्टेंस दिया। ये नहीं होता है यहाँ पर। अगर आपने ड्रॉअर में रखा है तो सामने वाले को पता ही नहीं कि आपके दिल में क्या है। तो अगर आपके दिल में क्या है ये सामने वाले को नहीं पता है, तो फिर यहाँ पर एक्सेप्टेंस क्या है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया गया तो वैलिड माना नहीं जाएगा। इसके बाद जो अगला आता है, सामने वाले को नॉलेज तो देना पड़ेगा कि आप जो है आप क्या एक्सेप्टेंस देना चाहते हो या आपके दिल में क्या है, वो सामने वाले तक जाएगा, तभी जाके सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ है या ना है। तो बोलना जरूरी है, बाकी आप खुद समझदार है। इसके साथ साथ 2 और केस लॉ हुआ था, भगवान दास वर्सेस गिरीलाल एंड हेडवर्थ वर्सेस नाइट। ये मैंने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी जब हम लोग नॉर्मल क्लास में पढ़ रहे थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ब्रॉगडन का एक केस लॉ इज मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। मैंने आपको समझाया था कि जो एक्सेप्टेंस, मतलब अगर मैंने कहा है कि मुझे ईमेल के थ्रू ही चाहिए एक्सेप्टेंस, तो मुझे ईमेल के थ्रू ही चाहिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाँ एक्सेप्टेंस दे रहे हो, हाँ बोल रहे हो, तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सामने वाले ने जिस मोड से प्रिस्क्राइब मोड में जो बोला है, आपको वैसा ही एक्सेप्टेंस देना होगा। टाइम अगर जो भी आप लोगों ने कोई ऑफर दिया है, तो सामने वाले ने जब ऑफर दिया है उसमें टाइम स्पेसिफाई किया होगा, तो अगर वो जो टाइम स्पेसिफाई किया होगा उस विद इन दैट टाइम आपको हाँ बोलना है। अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है तो विद इन रीजनेबल टाइम आपको जो भी है एक्सेप्टेंस देना है, नहीं तो वो लैप्स माना जाएगा, वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। इसके बाद मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। ऑब्वियसली बात है, आपका ना मतलब मैंने आप लोगों ने एक्सेप्टेंस कर लिया है ऐसा अज्यूम नहीं कर सकती। आपका साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एन एक्सेप्टेंस। ये ऑलरेडी ये केस लॉ हुआ था, आप लोगों को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था, वेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, जो भी आप बोलना चाहो। इस केस लॉ में क्या हुआ था, सामने वाला वो साइलेंट अबाउट द मतलब ऑफर के बारे में साइलेंट था, एक्सेप्टेंस उसने दिया ही नहीं, वो साइलेंट था, तो फिर उसको आप साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। क्या हुआ था, देखो, अंकल थे जिन्होंने ऑफर किया था उनके नेफ्यू का जो हॉर्स है उसे, इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स इज माइन। मतलब क्या, अगर आप लोगों ने सामने वाले ने ना नहीं बोला है तो फिर हम हाँ मानेंगे, ये अज्यूम करेंगे, ये नहीं चलेगा। तो ये मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो है वो कंडक्ट या फिर इंप्लाइड भी हो सकता है। मतलब क्या, सामने वाले ने डायरेक्टली हाँ नहीं बोला लेकिन आपको मे बी गिफ्ट भेज दिया हो, या फिर आपको जो है वो क्या बोल सकते हैं, आपको कोई इशारों से बता दिया हो, तो फिर आप लोग का जो एक्सेप्टेंस है मे बी एक्सप्रेस ही हो, जरूरी नहीं हो सकता। सामने वाले का जो एक्सेप्टेंस है वो इंप्लाइड भी हो सकता है और वो बाय कंडक्ट भी हो सकता है कि आपको गिफ्ट भेज दिया। तो बाकी आप खुद समझदार है ही वैसे भी ये सारे मैटर्स में। तो सामने वाले को ध्यान से समझो, सेक्शन 8 में लिखा है, द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल मतलब सामने वाले से दोनों का प्रॉमिस जो होता है उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं, which may be an offered
विद द प्रपोजल कंस्टिट्यूट एन एक्सेप्टेंस द प्रपोजल। वर्बल हो सकता है, रिटर्न में हो सकता है, इतना टेक्निकल लिखा नहीं तो भी चलेगा, बस इतना समझो। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दिया जा सकता है, बस बाय कंडक्ट से दिया जा सकता है, बस आपको कोई ना कोई कंडक्ट या एक्ट के थ्रू सामने वाले तक पहुंचाना है। प्रॉपर अगर मुझे टेक्निकल या बिजनेस एग्जाम्पल देना है आपको, तो यूजुअली जब आप लोग गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे जब भेजते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, सामने वाले को आपने गुड्स भेजे हैं, फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने अमेज़न से कोई गुड्स ऑर्डर किए हैं, अब वो गुड्स आपने कोई ड्रेस ऑर्डर किया, आप पहन के पार्टी में चले गए, दैट मीन्स आप लोग को सामने वाले को हाँ बताना जरूरी नहीं है, आपके कंडक्ट ने हाँ बता दिया है, फिर आप बाद में आके वो ड्रेस वापस से पैक करके भेजना नहीं, बस वो आप लोग देख लेना। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, आई होप आप लोग वो कैटेगरी में नहीं है। अगला, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना है। इस पे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि कब आपका ऑफर कम्युनिकेट हुआ है, कब आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है, कब आप रिवोक कर सकते हो आपके ऑफर को, कब आप रिवोक कर सकते हो एक्सेप्टेंस को। ये सारे कंडीशंस को आपको ध्यान से समझना है। अप्रोक्सीमेटली 2 ही सेक्शंस, 4-5 सेक्शन नंबर 4 और 5 में काफी सारी चीजें लिखी हुई है ऑलरेडी। इसके लिए मैंने आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल लाया है, यानी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसमें एग्जैक्टली कैसे चीजें होती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। ये केस लॉ, ये जो है मैंने आपको सिखाते टाइम पे भी यही सारी चीजें समझाई थी कि कैसा होता है। देखो, सब अज्यूम करो कि यहाँ पर मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है उन्होंने 1 अप्रैल को लेटर जो है वो पोस्ट कर दिया है। ये तब की बात है, अब ध्यान से समझना। आप बोलोगे ये क्या है, ये तब का लॉ है, 1872 का लॉ है। उस जमाने में, मतलब उस जमाने में ना फोन हुआ करता था, ना व्हाट्सएप, ना मतलब आज के जमाने में आपके जो लॉजिक्स है वो यहाँ पर मत लगाना। ये तब का सोचना, 1872 का ये केस है, ये जो एक्ट है वो 1872 का है। तो उस टाइम पे ऐसा ही हुआ करता था, मतलब लिटरली आपके पास ना टेलीफोन थे ना कुछ भी था, तो आप लोग जो कम्युनिकेट करते थे वो कंपलसरी पोस्ट के थ्रू करते थे या चिट्ठियों से करते थे। तो ऑफर जो है वो डाला गया है 1 अप्रैल को मिस्टर ए से, कम्युनिकेट हुआ है सामने वाले को यानी कि मिस्टर बी को 5 अप्रैल को, फिर 7 अप्रैल को मिस्टर बी ने उसे पोस्ट किया है और जो पहुंचा है मिस्टर ए के पास 10 अप्रैल तक। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको यह समझना है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है। तो 2-3 चीजें आपको समझनी। सबसे पहला, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मतलब मिस्टर ए ने जब पोस्ट किया, वो 1 को किया, वो पहुंचा 5 को, तो जब 5 को उस तक पहुंचा, उसके नॉलेज में 5 को आएगा, तो फिर वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होगा, ऑन 5 अप्रैल। ये क्लियरली समझा आपको। तो यहाँ पर आंसर बहुत क्लियर है, 5 अप्रैल विल बी द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, जो कंप्लीट का जो डेट होगा वो 5 अप्रैल होगा। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर एंड अगेंस्ट द प्रपोजी और द एक्सेप्टर, और या फिर ऑफरी, जो भी आप बोलना चाहो। तो ऑफरर या प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है, व्हेन इट पुट्स इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू गेट इट आउट ऑफ इट्स पावर। मतलब क्या आउट ऑफ हिज पावर, मतलब क्या आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, मतलब क्या कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट करना है। ओके, अगेंस्ट द प्रपोजर कंप्लीट करना है व्हेन इट पुट्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब क्या हुआ, देखो मैंने ऑफर दिया 1 तारीख को, ठीक है, आप तक पहुंचा 5 तारीख को, आपसे एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट हो चुका है 7 को और मुझ तक आया है 10 को। अब ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब आप लोग को वो मिलेगा, यानी कि आपके नॉलेज में आएगा, यानी कि 5 अप्रैल। अब ऑफर जो है, अगर अब एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक कर, वो कब कंप्लीट होगा, पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देखते हैं, फिर उसके बाद रिवोकेशन पे जाएंगे। अब आपका जो एक्सेप्टेंस है अगेंस्ट मी कब कंप्लीट होगा, जब आप लोगों ने उसे पोस्ट कर दिया हो, मतलब ही 7 अप्रैल, यानी कि क्या 7, व्हेन इट पुट्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ही क्या, व्हेन इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ ऑफरर, यानी कि मैं अब मेरा जो ऑफर है वो रिवोक नहीं कर सकती, मैं कैंसिल ऑफर कर ही नहीं सकती। वाई, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक्सेप्टेंस दे दिया है। तो ध्यान से समझना, अगेंस्ट मी, अगेंस्ट द प्रपोजर कब खत्म हो जाए, कब कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्टेंस, जब सामने वाला जो एक्सेप्ट करने वाला है उसने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हो, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, पुट्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब अगेंस्ट मी, अगेंस्ट द एक्सेप्टर या फिर ऑफरी कब कंप्लीट होगा, जब वो मुझ तक आएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, यानी कि क्या 10 अप्रैल, राइट। जब मुझे पता चलेगा कि आप लोग, मुझे ऐसे ये थोड़ी ना पता चलेगा, जब तक मुझे नहीं पता चलता है तब तक आप लोग क्या है, तब
तब तक नहीं माना जाएगा कि आपके अगेंस्ट जो है वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। तो आपके अगेंस्ट तब माना जाएगा क्योंकि आपके आउट ऑफ द पावर तब चला जाएगा ना जब मुझे पता चलेगा। तो ऑफर जो होता है वो कंप्लीट तब होता है जब सामने वाले को पता चलता है, तो एक्सेप्टेंस भी तब कंप्लीट हो जाएगा आपके अगेंस्ट जब सामने वाले को पता चलेगा। ये तो लॉजिकल है। बस बीच में यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज डाली हुई है कि अगेंस्ट मी, बाय बिकॉज इसी के बेस्ड आपका रिवोकेशन का पॉइंट है कि रिवोकेशन कब हो सकता है। इसके लिए ये पॉइंट डिराइव किया गया था कि देखो जो ऑफरर है उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, जब सामने वाला वो पोस्ट जो है वो ट्रांसमिशन में, वो जो पोस्ट है उसका वो ट्रांसमिशन में डाल देगा, मतलब ही मेरे पावर से बाहर चली गई चीजें। आप लोग के पास ये लिखा नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे ये जो पीडीएफ है ये डाला हुआ है, आप लोग उससे ले सकते हो। अब आगे जो नेक्स्ट है वो आपको समझना है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन कब होगा? ऑफर का रिवोकेशन पहले समझते हैं। ऑफर का रिवोकेशन तब होगा ना जब ऑफर कंप्लीट होने से पहले कर सकते हैं। ऑफर कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब आपके नॉलेज में आने के बाद, मतलब 5th ऑफ अप्रैल से पहले, यानी कि ही क्या 5th ऑफ अप्रैल से पहले या 4th ऑफ अप्रैल को बोल दो तो 4 अप्रैल को आप लोग रिवोक कर सकते हो। क्या मैं क्या रिवोक कर सकती हूँ? ऑफर। अब एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकता है? एक्सेप्टेंस दो तरीके से समझो। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मतलब मेरे अगेंस्ट कब रिवोक होगा? ऑब्वियस सी बात है मेरे अगेंस्ट तब रिवोक होगा ना जब मुझे पता, जब आप लोगों ने वो पोस्ट करने के बाद भी अगर आप लोग के पास मुझ तक तो आया नहीं है, तो फिर आप 8th ऑफ अप्रैल को चाहे तो मेरे अगेंस्ट जो है वो ऑफर जो एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक कर सकते हैं। एंड अगेंस्ट द प्रपोजी, मतलब आपके अगेंस्ट कब रिवोक कर सकते हैं? जब तक मुझे पता नहीं चलता। मुझे पता चल रहा है 10th ऑफ अप्रैल को, तो आप कब रिवोक कर सकते हो? 9th ऑफ अप्रैल को। तो एक्सेप्टेंस रिवोक दो तरीके से आप समझो। मेरे अगेंस्ट एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का पावर तब चला जाएगा मेरा, जब आप लोगों के पास ये जो है ये एक्स्ट्रा का है, ये ध्यान से समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ऑफर जो सामने वाला एक्सेप्टेंस दे रहा है वही तो एक्सेप्टेंस को रिवोक करेगा। फिर वो मेरे अगेंस्ट करे या उसके लिए तो मेन तो उसके अगेंस्ट का एक्सेप्टेंस को वो कब रिवोक कर सकता है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि मेरे अगेंस्ट। तो फिर आपके अगेंस्ट एज अ एक्सेप्टर कब रिवोक होगा? जब मुझे पता चलने से पहले, मतलब 10th ऑफ अप्रैल से पहले, यानी कि 9th ऑफ अप्रैल को। और आप लोगों का जो ऑफर है या मेरा जो ऑफर है वो कब मैं रिवोक कर सकती हूँ? आप लोग को पता चलने से पहले, यानी कि कौन सा? 5th ऑफ अप्रैल से पहले, 4th ऑफ अप्रैल को बोल दो। तो ये आपको समझना होगा। रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, ये तीनों का जो कम्युनिकेशन है ये कंपलसरी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये आपको ध्यान से करके जाना मैंडेटरी है। इसके बाद कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? अदर मोड से भी अगर आप देते हो तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपने फोन से दिया हुआ है, देखो कम्युनिकेशन बाय एक्ट से दिया हुआ है, रिटन में, ओरल में, तो कैसे दिया है, कब दिया है, ये सारी चीजें देखी जाएगी। बाय कंडक्ट दिया है, अगेंस्ट द प्रपोजर, एक्सेप्टर, ये सारी चीजें, ये टेलीफोन और या फैक्स से दिया हुआ होगा। तो फिर आप लोगों को ये समझना है कि अगर सामने देखो, व्हेन एन ऑफर इज मेड आउट ऑफ एन इंस्टेंट कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स और ईमेल, द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, मतलब जहां से ऑफर गया था, जहां वहीं पर एक्सेप्टेंस वापस आएगा, तो जहां पर एक्सेप्टेंस आएगा वो वाला प्लेस माना जाएगा जहां पर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। जब तक वो उस तक नहीं जाता तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। स्पेशल कंडीशंस कुछ अगर डाले होंगे तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था, आपको याद होगा। तो इसमें लिखा था कि जो एक्सेप्टेंस जो सामने वाले ड्राई क्लीन के लिए डाला था उसने अपने क्लोथ्स को, और फिर वो रिसीट पे लिखा था कि 15% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल ही दिया जाएगा अगर आपके जो क्लोथ्स है उसको कुछ भी होता है तो ये सारी चीजें मतलब उसके अगेंस्ट केस हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो केस लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगला था स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस इज नथिंग बट सिमिलर है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑलरेडी देख लिया। ऑफर कब? जब सामने वाले को पता चलने से पहले। और एक्सेप्टेंस रिवोक कब होगा? दो तरीके से, सेम जैसे पहले लिखा था, व्हेन इट पुट्स इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मेरे अगेंस्ट, एंड अगर आपके अगेंस्ट देखना है तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ मी, मतलब
as against the person to whom it is made when it comes to the knowledge of that person। तो ये आपको ऑलरेडी समझा दिया था, ये भी ठीक है। रिवोकेशन के मोड्स क्या क्या होंगे? नोटिस के थ्रू कर सकते हैं, लैप्स ऑफ टाइम मतलब नोटिस, आपने सामने वाले को नोटिस दे दिया, खत्म किया। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम बाद डेथ जो होता है लिमिटेशन एक्ट के अंडर, वो रिवोक होने की वजह से, मतलब वो उसकी वजह से आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक हो गया। फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब आपने कोई पहले कंडीशन डाला था वो फुलफिल नहीं किया तो आपका एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, वहीं पर रिवोक हो जाएगा। अगर कोई डेथ या इंसैनिटी, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेशल स्किल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें अगर कोई मतलब एक्सेप्टेंस देता है, जैसे मेरी जगह पे मैं किसी और को भेज देती हूँ, तो फिर ये इन दिस सिचुएशन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मे बी डेथ के रीजन से वजह से हो या फिर इंसैनिटी के रीजन की वजह से हो, जिसके साथ भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी डेथ हो गई जिसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सेप्टेंस भी नहीं माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाएगा। अगर काउंटर ऑफर किया है तो ऑब्वियसली बात है काउंटर ऑफर में एक्सेप्टेंस खत्म हो गया, वो ऑफर ही लैप्स हो जाता है। सब्सिक्वेंटली इलीगल माना गया अगर आपने यूजुअल मोड में या जो प्रिस्क्राइब मोड है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं दिया। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप ये बोलोगे कि आप लोगों का जो ऑफर है वो रिवोक आप कर सकते हो। तो ये कुछ मोड्स उन्होंने बताए थे। इसी के साथ ये जो पहला यूनिट है ये खत्म हो जाता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले यूनिट में विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी एवरीवन। आई होप सो सेम आपकी एनर्जी अभी भी है जितनी मेरी है। तो we'll meet in the next session. All the best. Keep revising.